सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे मिड वीक में बहुत सारे मैचेस हुए, ला लीगा का स्पेशली मैचेस हुआ एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की कुछ ट्रांसफर के बारे में बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले बात करते हैं मिड वीक में जो रियल मैड्रिड का मैच हुआ मालोर्का के साथ। हम लोगों ने वॉच अलोंग किया था, हमारे चैनल का फर्स्ट वॉच अलोंग था। आई होप आपको पसंद आया या आने वाले जितने सारे वॉच अलोंग होगा पसंद आएगा। हम लोग बारसा, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड का वॉच अलोंग करेंगे बैक टू बैक। मैच की बात करते हैं, काफ़ी ओपन मैच था एंड 1-0 का स्कोर लाइन से मैड्रिड जीता, लेकिन वो 1-0 का मैच नहीं था। कम से कम 3-1 या फिर 3-2 डिजर्व करता था ये मैच, क्योंकि मैड्रिड को बहुत सारे चांसेस मिले थे। विनीसियस को एक 1-1 चांस मिला, बहुत सारे हाफ चांसेस भी मिले थे, लेकिन मैड्रिड ने बड़ी नहीं किया। एंड अपोनेंट टीम जो मालोर्का थी उनको भी चांसेस मिले। एक तो मतलब ओपन गोल पे चांस था, वो बंदे ने मिस कर दिया। उसके बाद एक हाफ चांस भी मिला था मालोर्का भी, उसको भी मिस कर दिया। नहीं तो कम से कम 3-2 मैच हो सकता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 75 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा बहुत लगा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉ हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिरोना तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। आपको पता है जिरोना किस लेवल पे खेल रहा है। एंड फाइनली 78 मिनट में रियल मैड्रिड को एक कॉर्नर मिलता है और हमारा मौसी जी बूढ़े हमारे लुका मॉड्रिच ने एक अच्छा सा कॉर्नर लेते, पिन पॉइंट क्रॉस देता है रूडिगर के हेड पे एंड रूडिगर काफ़ी अच्छे से फिनिश कर देता है। पिछले मैच की तरह जिस तरीके से लुकास वास्केस ने अच्छा एक हेडर स्कोर करके मैड्रिड को जीत दिलाया था, उसी तरीके से पिछले मैच में भी रूडिगर ने हेड करके नैरो एक जीत मैड्रिड को दिया। क्योंकि ये नैरो मार्जिन से जीत माइंड नहीं करेंगे अभी मैड्रिड वाले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग टाइटल चार्ज कर रहे हैं और जिरोना को अगर हराना है तो 3 पॉइंट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि जिरोना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, ये नैरो मार्जिन से हम लोग ज़्यादा जीत नहीं पाएंगे। फिनिशिंग क्वालिटी मैड्रिड का ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि विनीसियस जूनियर का ये मैच उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि 2-3 चांसेस विनीसियस जूनियर को मिले थे, लेकिन बंदे ने फिनिश नहीं किया। एंड सेंटर बैक की पेयर बोले का चुआमिनी उतरा था। अब जानते हो सेंटर बैक हमारे पास नहीं है और विंटर मार्केट में एक सेंटर बैक उठाना चाहिए, लेकिन मैड्रिड से ये न्यूज़ आ रहा है कि मैड्रिड विंटर विंडो में कोई शॉपिंग नहीं करेगा। लेकिन एक सेंटर बैक ना हो तो यूसीएल आने वाले महीने में यूसीएल आएगा, उसके बाद ला लीगा के लास्ट फेस का मैच आएगा, बिजनेस एंड का मैच आएगा, तो कहने कि वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर हो जाएगा मैड्रिड के ऊपर। लेकिन आई डोंट नो विंटर विंडो में क्या होगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि एक सेंटर बैक हमको एफोर्ड करना पड़ेगा विंटर विंडो में, नहीं तो यूसीएल बताओ या फिर ला लीगा बताओ हम लोग क्रम्बल कर सकते। स्पेशली इन ला लीगा भी हम लोग क्रम्बल कर सकते, क्योंकि ला लीगा में जीतना चाहिए मैड्रिड को आने वाले मैचेस में, क्योंकि जिरोना अगर पॉइंट्स लॉस करता है तो मैड्रिड को फायदा लेना चाहिए। लेकिन अगर प्लेयर्स ना हो तो मैड्रिड अगर फायदा ना ले पाए तो मैड्रिड इस साल ट्रॉफी ले जा सकता है। एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, जो हम मैड्रिड फैन कहने की एक्सपेक्ट या आशा नहीं करेंगे, राइट। सो इसके बाद हम लोग मूव करते सेकंड मैच में, जो हो रहा था जिरोना एंड एटलेटिको मैड्रिड के बीच में, जो जिरोना के होम ग्राउंड पे था। और ये मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच था इस सीज़न का। मुझे लगता है कि अल्वारो मोराता ने एक हैट्रिक स्कोर किया। हैट्रिक स्कोर करने के बाद भी अल्वारो मोराता ने मैड्रिड को जीत नहीं दिला पाए, क्योंकि जिरोना भाई एक अलग लेवल पे, उनका मोटिवेशन, उनका मतलब हार्मोन कुछ अलग लेवल पे दौड़ रहा है, राइट। इतना अटैकिंग फुटबॉल देखो, जितने सारे लोअर टीम, लाइक आप बताओ अगर कोई लोअर टीम लीग जीता है तो पिछले 10 साल में एक ही टीम जीता, दैट इज लिएस्टर सिटी, दैट इज इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिएस्टर 2016 में जीता था, राइट। ये छोटे जितने सारे टीम है जो अपने लीग में डोमिनेट करते एक फेज में, वो लोग खेलते कहने की लोअर ब्लॉक पे खेलते, डिफेंसिवली स्ट्रांग रहते। लेकिन जिरोना कैसा टीम है, वो लोग डिफेंसिवली तो छोड़ो, फुल अटैक वाइज खेल रहा है। कहने की इस मैच में तो मैड्रिड को 3-1 से आगे था जिरोना, उसके बाद मैड्रिड ने बैक टू बैक 2 गोल डाल के 3-3 किया अल्वारो मोराता ने। उसके बाद फाइनल में 90+1 में एक बढ़िया सा चिप दे के जिरोना को जिता दिया। देखो अभी क्या है ना, कहने की जिरोना को पहले 6-7-8 मैच में इतना सीरियसली लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ऑफ द लीग खत्म हो चुका है, राइट। अभी उसके बाद भी एक टीम अगर मोमेंटम कैरी कर रहा है, मतलब कुछ सीरियस है मामला, राइट। तो कहने कि यहाँ पे अगर रियल मैड्रिड पॉइंट लूज करता है तो हो सकता है एक सरप्राइजिंगली 10-15 साल बाद, आई डोंट नो पता नहीं कितने सारे साल बाद, कि मैड्रिड, बार्सा एंड एटलेटिको मैड्रिड को छोड़ के चौथा कोई टीम ला लीगा जीत सकता है। एंड जिरोना इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर राइट नाउ, एंड जिरोना को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैच जीत रहा है जिरोना, क्योंकि बार्सिलोना को हराया, बार्सिलोना में जाके फिर एटलेटिको मैड्रिड को हराया। रियल मैड्रिड का मैच उनका 3-0 से हारे थे, लेकिन अगर आप मैच देखो तो आप जान पाए हो कि रियल मैड्रिड उस मैच में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। जिरोना ने उस मैच में चांसेस बड़ी नहीं किया, अगर चांसेस बड़ी करता तो मैच का रिजल्ट कुछ दूसरा भी निकल सकता था, हो सकता था मैड्रिड को भी हरा देता, तो कहने की टॉप 3 को जिरोना हरा देता इस ला लीगा में। तो देखना पड़ेगा आने वाले मैच में या आने वाले इस महीने में जिरोना क्या करेगा। जिरोना के पास ये क्वेश्चन भी है, उनके पास यूसीएल नहीं है, क्योंकि आप बोलो बार्सा बोलो, एटलेटिको मैड्रिड बोलो या फिर रियल मैड्रिड बोलो, उनको यूसीएल खेलना
पड़ेगा। यूसीएल का प्रेशर है, ज़्यादा मैचेस का प्रेशर उनके पास है जो जिरोना के पास नहीं है। वहाँ पे कहने कि उनके प्लेयर को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और वहाँ पे 100% दे सकता है अपने लीग गेम पे। तो देखना पड़ेगा, अगर जिरोना जीतेगा तो कहने कि अच्छा एक स्टोरी क्रिएट होगा। एक अंडरडॉग टीम सेकंड डिवीजन के क्वालिफाई करके डायरेक्ट ला लीगा जीत गया। अब देखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे कैसे जिरोना कंटिन्यू करता है अपने फॉर्म को, या फिर लास्ट में जाके क्रम्बल होता है कि नहीं, राइट। अब उसके बाद अगर हम थर्ड मैच पे शिफ्ट करेंगे, दैट इज बार्सिलोना वर्सेस लास पाल्मास के साथ उनका अवे मैच था। एंड बार्सा का स्ट्रगल कैरी करते हुए एक नेगेटिव पॉइंट आपका जाओ कैंसेलो का इंजरी हो गया था, 10 से 12 मिनट के अंदर जाओ कैंसेलो को सब्स्टिट्यूट किया गया। उसके बाद मिडफील्ड में बोलो या फिर अटैकिंग वाइज में बोलो, जो प्रॉब्लम बार्सिलोना का था वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते हुए लियोंडेस्की का फॉर्म बोलो, रफीने का फॉर्म बोलो, अगेन क्रम्बल होते हुए 11 से 12 मिनट में तो बार्सा ने गोल भी कंसीड कर लिया था। एक फिर से अगर मैच हार जाता तो जावी के ऊपर और भी क्वेश्चन बढ़ता। एंड यूसीएल में कहने की नेपोली के साथ जो मैच है उससे पहले ज़्यादा प्रेशर बनता, लेकिन कहने की बार्सा ने कमबैक किया एंड कमबैक किया बहुत देर से, बहुत मेहनत करके कमबैक किया। 90+1 मिनट में गुंडोगान को पेनल्टी मिला और गुंडोगान ने स्कोर करके कहने की स्कोर लाइन 2-1 कर दिया और एक बहुत इंपॉर्टेंट विन बार्सा को दे दिया। नहीं तो इस मैच में अगर पॉइंट लूज होता बार्सा का तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाता, राइट। एंड विटर रोक जो उनका नया प्लेयर है उसका भी डेब्यू हुआ, काफ़ी अच्छा लगा दिखने में, बंदा स्ट्रॉन्ग है, दिखने में बंदा फिजिकली एक्टिव है, दिखने में बंदा एनर्जेटिक है। लेकिन 90+3 में उसको भी एक चांस मिला था, लेकिन फ्री गोल में उसने चांस भरी नहीं कर पाया। अब उसको लेके आया है, बहुत हाइप के साथ लेके आया है बार्सा, नंबर 9 की गोल स्कोर करे, पहला चांस ही बंदे ने मिस कर दिया। लेकिन जस्ट अ किडिंग, नॉट अ सीरियस लाइक डिस्कशन कि अभी बंदे का पहला ही मैच है, 15-20 मिनट खेला बंदे ने, 10-12 मैच देखना पड़ेगा। पोटेंशियल तो बहुत है, बार्सा फैन बहुत हाइप कर रहे हैं एंड बार्सा भी कहीं ना कहीं बहुत हाइप कर रहे हैं। बंदा टैलेंटेड बंदा तो है ही, बार्सा ऐसे कैसे लोगों को तो साइन नहीं करता। एक 18-19 साल का बंदा अगर साइन किए बार्सा, अंदर पोटेंशियल तो गारंटी होगा, लेकिन देखना पड़ेगा। ला लीगा कहने के ये एक क्वालिटी फुल एक लीग है, तो यहाँ पे एडजस्ट करने में मिनिमम तो 8 से 10 मैच लग ही जाएगा, राइट। बड़े बड़े प्लेयर को इस लीग में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो विटर रोक तो 18-19 साल का एक बच्चा है। तो यहाँ पे बार्सिलोना को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है 3 पॉइंट्स वो मिलते हुए अभी बार्सिलोना 3 पोजीशन पे, एथलेटिको मैड्रिड 4th पोजीशन पे आ गया। 2nd पोजीशन में हमारा जिरोना है, हमारा रियल मैड्रिड 1 नंबर पोजीशन पे, लेकिन 1 पोजीशन एंड 2nd पोजीशन रियल मैड्रिड और जिरोना का पॉइंट्स एक ही है, सिर्फ गोल डिफरेंस से मैड्रिड आगे 19 मैच में 48 पॉइंट दोनों का है, राइट। अब वहाँ से शिफ्ट करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि विंटर ट्रांसफर विंडो ओपन हो चुका है और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना क्या बोलते हैं लिंक विथ प्लेयर्स का बिजनेस शुरू करते हुए, राइट। पहले जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ की तो बात करेंगे बाद में, लेकिन पॉजिटिव जो न्यूज़ है, हमारे जो पुराने प्लेयर्स थे धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। पहला पॉइंट है कि कैशिमेरो, लुक शॉ, लिसांड्रो मार्टिनेज मेन टीम के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। हमारा जो एफए कप का वेगन के साथ मैच होगा अगले मैच में, आपको कैशिमेरो, माउंट एंड लुक शॉ एंड लिसांड्रो को प्लेइंग 11 में दिखेगा या फिर वो बेंच से आते हुए आपको दिखेगा। ये पहला पॉइंट है। अब एरिक टेन हैग के पास कोई डाउट बोलो, कोई एक्सक्यूज बोलो नहीं रहेगा कि हमारे पास पुराने प्लेयर्स नहीं है, प्लेइंग 11 के प्लेयर्स नहीं, ये नहीं रहेगा। लिसांड्रो, कैशिमेरो और लुक शॉ अगर आ गया तो कहने कि आपको प्लेइंग 11 जो आपका परफेक्ट प्लेइंग 11 है वो आपको मिल जाएगा। फिर आपको रिजल्ट डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो लोग पीछे तो पड़े हैं तो लोग पीछे बम्बू भी लगाएंगे, राइट। अब थोड़ा बहुत ट्रांसफर की बात करते हैं। सैंचो का डॉर्टमुंड के साथ एक लिंक आ रहा है, ऑलमोस्ट 90% फाइनल हो ही गया। कोई बाई लिंक नहीं है, ये लोन का लिंक है, राइट। 4 मिलियन या 5 मिलियन फीस पे करेगा डॉर्टमुंड और बाकी का फीस मैनचेस्टर को पे करना पड़ेगा। कोई बाई क्लॉज नहीं है, समर विंडो में ही सैंचो को बेचा जाएगा, लेकिन लोन पे ये 6 महीना आई होप डॉर्टमुंड में खेलेगा। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी लिए अच्छा है एंड सैंचो के लिए भी अच्छा है। सैंचो इज अ यंग लैड भाई, वो अभी उसके एटीट्यूड में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कहने कि 6-7 महीने से वो फुटबॉल से बाहर है। अब इतना सारे टाइम वो बाहर रहेगा तो नेशनल टीम बोलो या फिर अगले जो बड़े टीम में वो बंदा खेलेगा आने वाले 8-9 साल में, तो उसका तो करियर है। अगर इस तरीके से 1 साल वो बाहर रहेगा, एक इंप्रेशन तो खत्म हो जाएगा वर्ल्ड फुटबॉल में सैंचो का। सैंचो बड़े क्लब फिर से फाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी और सैंचो के लिए भी अच्छा डिसीजन है, सैंचो मूव कर जाए, 6 महीना डॉर्टमुंड में खेले, खुद का फॉर्म या शेप फिर से लेके आए, उसके बाद एक अच्छा क्लब देख के। बड़ा क्लब में तो सैंचो नहीं जाएगा क्योंकि ये रिपुटेशन के साथ बड़ा क्लब कभी साइन नहीं करेगा। छोटे मोटे क्लब या मीडियोकर क्लब में सैंचो जाएगा। सैंचो के बाद वो टैलेंट, वो पोटेंशियल है, मीडियोकर क्लब में जाके वो बंदा आराम से शाइन कर सकता है। बड़े क्लब में ज़्यादा प्रेशर होता है, राइट। एंड उसके बाद डॉनी वैन डे बेक का तो फ्रैंकफर्ट में हमारा लोन कन्फर्म हो ही गया, वो शिफ्ट भी हो गया। एक और भी न्यूज़ आ रहा है क्योंकि हमारे अटैकिंग एरिया में तो बहुत काम हो रहा है। एंटनी ने बहुत सारा गोल दिया, कम से कम 200-300 तो गोल दे दिया एंटनी ने, इसलिए हमको एक राइट विंग चाहिए। तो राइट विंग के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंक हो रहा है, दैट इज क्रिस्टल पैलेस का ओलिसी। मैंने आपको
चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस के मैच में बताया था, ये ओलिसी बोल के जो बंदा है राइट विंग में, वो बंदा कतल था। राइट विंग में उसका ड्रिबलिंग बोलो, राइट विंग में उसका अटैकिंग एरिया में कंट्रीब्यूशन बोलो, या फाइनल थर्ड में जो बम्बार्ड करना बोलो, या फिर एरियल डुएल बोलो, ओलिसी का अच्छा था। तो ओलिसी के साथ लिंक हो रहा है, तो ओलिसी तो बहुत चीप में नहीं आएगा, कम से कम 50-60 मिलियन तो लगेगा कम से कम ओलिसी के लिए। अब देखना पड़ेगा विंटर विंडो में ओलिसी को लेके आ पाता है कि यूनाइटेड, या फिर समर विंडो के लिए ट्राई करेगा। लेकिन ओलिसी का अगर एडिशन होता है यूनाइटेड में तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एंटनी ने अपना रंग दिखा दिया कि एंटनी किस लेवल का प्लेयर है। तो हमें कहीं ना कहीं राइट विंग में थोड़ा बहुत मूव करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा बहुत डेस्परेट होते हुए, क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड बोलिए अटैकिंग एरिया में हम लोगों का तो कंट्रीब्यूशन बहुत खराब है, क्योंकि एक्सजी से हम लोग बहुत नीचे गोल स्कोर कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे अटैकर से हम लोग लिंक हो रहे हैं। पहले आता है नाम टिमो वर्नर का। टिमो वर्नर कहने के एक सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन एक शैडो स्ट्राइकर की तरह खेल सकता है, हॉयलैंड के साथ लिंक अप प्ले हो सकता है। मैं पहले मोटिवेट था टिमो वर्नर को लेके, क्योंकि टिमो वर्नर एक जो शैडो स्ट्राइकर है वही प्लेयर अभी हमको चाहिए, क्योंकि हॉयलैंड के साथ वो लिंकअप नहीं बन रहा है, रैशफोर्ड का भी नहीं बन रहा है, या फिर आप लोग बताओ कि एंटनी का भी नहीं बन रहा है। टिमो वर्नर आता है तो अटैकिंग वाइज हमको बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट दे सकता है। लेकिन पिछले 6 महीने का मैंने रिकॉर्ड देखा टिमो वर्नर का, 2 से 3 महीना बंदा इंजरी से बाहर था। तो कहने कि इतने इंजरी प्रोन प्लेयर अगर लेके आए फिर से यूनाइटेड, पहले से हमारे पास मेसन माउंट है इंजरी प्रोन, हमारे पास वरान है इंजरी प्रोन, लिसांड्रो भी बहुत लंबे इंजरी के बाद वापस आ रहा है, अमाद डियालो भी 2-2.5 महीना इंजर्ड था। अभी एक और अगर इंजर्ड बंदा आए प्लेइंग 11 में, अगर कंट्रीब्यूशन ना दे पाए, एंटनी मार्शल तो इंजरी रहता है, बीच बीच में वैकेशन में मैच खेलने आता है ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो शायद भूल ही गया कि मेरा एक क्लब भी है, मेरे को खेलना भी पड़ता है, वो हॉस्पिटल में रहता है 100% टाइम। तो कहने कि एक और अगर इंजरी प्रोन प्लेयर एडिशन होता है स्क्वाड में तो कोच का बेनिफिट तो नहीं होगा, उल्टा लॉस ही होगा। तो मुझे नहीं लगता टिमो वर्नर के लिए जाना चाहिए। एंड चुपोमोटिंग के साथ हमारा डील का कुछ बातचीत हो रहा है कि चुपोमोटिंग को लेके आना चाहता है, ये भी लोन मूव है, परमानेंट मूव नहीं है, 6 महीने का एक लोन मूव, क्योंकि बायर्न म्यूनिख में उसको कहीं ना कहीं वो प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा। तो देखना पड़ेगा इसके ऊपर भी मैं उतना मोटिवेट नहीं हूँ। चुपोमोटिंग इंग्लिश प्रीमियर लीग में आके इतना एजेड एक प्लेयर, आई डोंट थिंक सो। बेंजीमा के साथ लिंक हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 6 महीने के लिए सऊदी में बेंजीमा उतना हैप्पी नहीं है, बेंजीमा थोड़ा बहुत मूव करना चाहता है 6 महीने के लिए। अब देखना पड़ेगा अगर लोन मूव हो पाए, देखो परमानेंट डील तो कभी नहीं होगा, अगर लोन मूव हो पाए 6 महीने के लिए तो बेंजीमा के ऊपर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जाए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है, क्योंकि बेंजीमा इज अ प्रूफ स्कोरर एंड हमारे पास उसको असिस्ट देने के लिए या फिर उसके साथ लिंकअप करने के लिए बहुत सारे प्लेयर से एक प्रॉपर स्ट्राइकर अगर मिले बेंजीमा जैसा, एक्सपीरियंस एक बेंजीमा जैसा, तो हाई होप एक पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट हो सकता है ये 6 महीने में। एक और चीज़ है, मार्शल का भी बात हो रहा है कि सऊदी लीग में उसका ट्रांसफर हो सकता है। अब देखना पड़ेगा मार्शल को कौन लेगा, पता नहीं यार। मार्शल को जितना जल्दी हो सके मार्शल को निकालो, लेकिन किसको बेवकूफ़ बनाए, कौन से क्लब को बेवकूफ़ बनाए, राइट। अब मार्शल को पता ही है आपको, जो क्लब लेगा उसका लॉस ही होगा। तो देखना पड़ेगा मार्शल को भी कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। और एक और न्यूज़ आ रहा है, दैट इज सेंटर बैक एरिया का एक न्यूज़, मैथ्यूज डील के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंक हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई रिलायबल सोर्सेस है, राइट। एंड मैं ये सोर्सेस के ऊपर बात करके मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा 2-3 दिन बाद। लेकिन मैथ्यूज डिलीट के ऊपर अगर हम जाए, क्यों फिर तो हमें मिनिमम 70 से 80 मिलियन पे करना पड़ेगा बायर्न म्यूनिख से अगर डील करना होगा हमको। एंड एक सेंटर बैक मैथ्यूज डिलीट जैसा आए तो बेनिफिट ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मैथ्यूज डिलीट को विंटर विंडो में बायर्न छोड़ेगा। हम लोग समर विंडो के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर प्लानिंग कर सकते हैं। देखो एक तो पॉइंट है, जिम रैटक्लिफ आने के बाद एक स्टेटमेंट देने के लिए या फैन बेस का ट्रस्ट गेन करने के लिए वो थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च करेंगे। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये पैसे में अगर ठीक ठाक प्लेयर ना लेके आ पाए, फिर से हमारा क्लब ना 3-4 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर ये पहला जो लॉट है, मतलब एक चीज़ होता है ना कि नया ओनर जब आता है तो पहले 300-400-500 मिलियन खर्चा करता है। अभी 400-500 मिलियन में कौन सा प्लेयर्स आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर डिसाइड करेंगे या इसके ऊपर डिसाइड होगा कि यूनाइटेड का आने वाले 4-5 साल कौन सी डायरेक्शन में जाएगा क्लब। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो फिर से अंधकार दुनिया में हम लोग खो जाएंगे, ओल्ड ट्रैफर्ड ही रह जाएगा, न्यू ट्रैफर्ड नहीं बनेगा। तो दैट इज द होल थिंग। ये हमारा न्यूज़। और आने वाले यूनाइटेड का नेक्स्ट मैच है हमारा वेगन एथलेटिक के साथ FA कप का, और मद्रिद का और बार्सा का नेक्स्ट मैच कोपा देल रे का। एंड आने वाले एक हफ्ते के अंदर मद्रिद डर्बी भी मिलेगा, एथलेटिको मद्रिद और रियल मैड्रिड का मैच भी होगा, राइट। वो भी हम वॉच अलोंग करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज होल द न्यूज़ एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही फुटबॉल कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।